नमस्कार। आज हम भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के असर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, खासकर एक लेख भारत का डिजिटल गोल्ड रश यूपीआई प्रभाव से, वो बताती है कि कैसे यूपीआई ने पैसे भेजने लेने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये जो विश्लेषण है ना, ये देखता है कि यूपीआई शुरू कैसे हुआ, इसका बिजनेस मॉडल असल में क्या है और ये डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, समाज पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब हर दुकान, हर रिक्शे वाले चाय की टपरी तक पहुंच गया है। ये सच में सोचने वाली बात है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि ये सुविधाजनक है, बल्कि ये समझना कि ये काम कैसे करता है, इसकी असली इकोनॉमी क्या है, और फिर डेटा, प्राइवेसी और ये जो डिजिटल बराबरी की बात है, ये सब सवाल भी खड़े करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, है ना? जी, इसने बैंकों के बीच मतलब एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसा भेजना मुमकिन कर दिया। अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड की जरूरत ही नहीं, और वो क्यूआर कोड स्कैन करो, बस पेमेंट हो गया। जैसे वही नए वॉलेट बन गए। और सबसे बड़ी बात ये यूजर के लिए भी मुफ्त है और छोटे दुकानदार व्यापारी हैं उनके लिए भी। हाँ, यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है। अगर ये मुफ्त है तो फिर ये कंपनियां जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये पैसा कमा कैसे रही हैं? बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कमाई सीधे यूपीआई ट्रांजैक्शन से तो है नहीं, ये कंपनियां कमाती हैं क्रॉस सेलिंग से। मतलब अपने ही ऐप पर बीमा बेच दिया, सोना, म्यूचुअल फंड बेच दिए, विज्ञापनों से कमाती हैं, व्यापारियों को कुछ और सेवाएं देकर कमाती हैं। और जो सबसे कीमती चीज़ है वो है यूज़र का डेटा। तो ये जो मुफ्त सेवा है ना, वो असल में हमारे डेटा से चल रही है। असली कमाई लेन देन में नहीं, यूज़र के डेटा में है। डेटा मतलब हमारी जानकारी। जी ये किस तरह का डेटा इकट्ठा होता है और फिर उसका होता क्या है? कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये ऐप्स आपकी लोकेशन, आप किसको पैसा भेज रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किस वक्त खर्च कर रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऐसी बहुत सारी जानकारी जमा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ऐप से दूध खरीदा। हो सकता है अगले ही दिन आपको दूध के सब्सक्रिप्शन का विज्ञापन दिखने लगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये एल्गोरिदम आपके खर्च करने के पैटर्न को पकड़ रहा है। और ये सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित नहीं रहता होगा, क्यों? इसका असर शायद क्रेडिट स्कोर तय करने में या दूसरी लोन वगैरह की सेवाओं तक पहुंच देने या न देने में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और आगे चलकर शायद ये और बढ़ेगा। एक और अहम बात है इसमें, एनपीसीआई के जरिए सरकार को भी लोगों के आर्थिक बर्ताव की काफी जानकारी मिल जाती है। चिंता की बात यह भी है कि 2025 के आखिर तक भी शायद कोई बहुत मजबूत डेटा सुरक्षा कानून ना हो। इससे वो निगरानी वाली चिंता बढ़ जाती है। तो ये सुविधा और डेटा देना, ये एक तरह का सौदा है। तो फिर इस पूरे खेल में जीत किसकी हो रही है? मतलब कौन फायदे में है सबसे ज्यादा? देखिए, कई लोग हैं, बैंक हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से फायदा है क्योंकि डिजिटल लेन देन बढ़ा है, कैश हैंडलिंग कम हुई है। सरकार को फायदा है, अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नजर है, टैक्स ट्रैक करना आसान है, और वो डीबीटी मतलब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया है। लेकिन शायद सबसे बड़े विजेता जो है वो बड़ी टेक कंपनियां हैं। उनको बहुत कीमती डेटा मिल रहा है और बहुत बड़ा यूजर बेस मिल रहा है। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का क्लासिक उदाहरण है। मंच बनाओ, यूजर लाओ और फिर डेटा से या दूसरी सेवाओं से कमाओ। वहीं कई स्टार्टअप्स हैं जो यूजर लाने के लिए पैसा तो बहुत खर्च कर रहे हैं, पर मुनाफा कमाने में उन्हें मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर टेक कंपनियां और सरकार फायदे में है, तो क्या ये फायदा, ये सुविधा समाज के हर हिस्से तक बराबर पहुंच रही है? क्या डिजिटल इंडिया की चमक गांव-गांव तक वैसी ही है? यहीं पर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। यूपीआई को टियर 1 और 2 शहरों में, मतलब बड़े और बीच के शहरों में, तो बहुत तेज़ी से अपनाया गया है। लेकिन ग्रामीण भारत में अब भी चुनौतियां हैं। सबके पास स्मार्टफोन नहीं है ना? डिजिटल साक्षरता मतलब इसको इस्तेमाल करने की समझ वो भी कम है, और इंटरनेट कनेक्शन भी हर जगह उतना अच्छा नहीं है। मतलब डिजिटल इंडिया का एक पहलू ये भी है कि जिसके पास डिवाइस या इंटरनेट नहीं है, वो इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था से शायद पीछे छूट सकता है। ये तो एक तरह से डिजिटल खाई को और बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या हम ये डिजिटल बदलाव लाते हुए सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं, समान पहुंच है या नहीं। एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है, कैश का लेन देन गुमनाम होता था, पता नहीं चलता था किसने किसको दिया। लेकिन यूपीआई का हर ट्रांजैक्शन तो एक डिजिटल निशान छोड़ता है। तो क्या कैशलेस होने का मतलब ज्यादा ट्रेसेबल होना भी है? हर लेन देन का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है।
अब देखिए, जहां ये पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी रोकने में मददगार हो सकता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की चिंता भी अपनी जगह है। गलत इस्तेमाल किस तरह का? मतलब सोचिए, इस डेटा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है या उसे कंट्रोल करने के लिए। सैद्धांतिक रूप से तो ये मुमकिन है कि किसी के पैसों के लेन देन को उसकी मर्जी के बिना ट्रैक किया जाए या शायद रोका भी जा सके। तो ये जो सुविधा है वो सीधे सीधे प्राइवेसी के संभावित नुकसान से जुड़ जाती है। हम अनजाने में ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर चीज को देखना, ट्रैक करना ज्यादा आसान है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, यूपीआई ने लेन देन आसान किया है, छोटे दुकानदारों को ताकत दी है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाया है, ये सब सकारात्मक बातें हैं। लेकिन इसके साथ ही डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा है। मुनाफा कुछ ही बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है, डिजिटल विभाजन बढ़ सकता है और आम लोगों में अपने डेटा अधिकारों को लेकर जागरूकता भी कम है। ये सब चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही कहा। यूपीआई अपने आप में तो सिर्फ एक तकनीक है, एक बहुत शक्तिशाली टूल है। इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस पर निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले नियम कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, क्या वो पारदर्शी हैं, क्या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये बातें तय करेंगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाते जाते हम शायद सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ सकते हैं। डेटा की इतनी अहम भूमिका को देखते हुए इस पूरी डिजिटल क्रांति का असली मालिक कौन है? और इस पूरे सिस्टम में एक यूजर होने का मतलब क्या सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाना है जिस पर कंपनियां और सरकारें अपना नियंत्रण बना रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।